morning students, this is Kavita Gill. Welcome to your next class beta. Today we will discuss about our first chapter of political science called War Era. In our previous video we had already discussed about Cold War and how Second World War ended and what is the reason behind the Cold War started. ठीक है बेटे कि हमने कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ, कोल्ड वॉर इरा क्या थी, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं. तो कोल्ड वॉर इरा हमने कब से स्टार्ट की? 1995 टू 1991. ठीक है बेटा, 1991 से 1991 तक का जो टाइम पीरियड था 45 इयर्स, वो हमारा कोल्ड वॉर इरा था. हमने क्या पढ़ा कि कोल्ड वॉर जो था बेटा वो क्या था? कोल्ड वॉर फोर्ट विदाउट वेपन, बिना वेपन्स के जो लड़ा गया उसको हमने क्या बोल दिया? कोल्ड वॉर. ठीक है. और कोल्ड वॉर बेटा, कोल्ड वॉर को हमने हॉट वॉर नहीं कहा. हॉट वॉर क्या होता है? हॉट वॉर में होता है जब युद्ध लड़ा जाता है विद वेपन्स, मिलिट्री. ठीक है, मिलिट्री के साथ युद्ध हो रहा है, आमने सामने सेनाएं खड़ी है, एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी हो रही है, बमबारी हो रही है, वो होता है हॉट वॉर. लेकिन हम बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर की. ठीक है. और वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या था? दो पावर होगी थी बेटा, एक यूएस और दूसरी यूएसएसआर. ठीक है. यूएस मीन्स अमेरिका और यूएसएसआर मीन्स सोवियत यूनियन, या यूं कह सकते हैं यूनियन ऑफ. यूएसएसआर की फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. ठीक है बेटा. अब क्या था कि ये हमने क्या पढ़ा था? कोल्ड वॉर जो था वो दो विचारधाराओं का युद्ध था. ठीक है. और दो विचारधारा कौन कौन सी थी? जो यूएसए था बेटा, यूएसए किसको फॉलो कर रहा था? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी. एंड वी नो व्हाट इज डेमोक्रेसी. व्हेन पीपल इलेक्ट देयर लीडर एंड इलेक्टेड लीडर रन द कंट्री, वो क्या होता है? डेमोक्रेसी. ठीक है. और यहाँ पर जो ये कर रहा था डेमोक्रेसी को, और ये किसको कर रहा था? सोशलिज्म, समाजवाद. ठीक है. जहां पर सोशल और सोशलिस्ट में कोई डिफरेंस ना हो, मतलब कोई भी शोषण करने वाला ना हो और किसी का भी शोषण ना हो. ठीक है. वो सोशलिज्म और डेमोक्रेसी. दूसरा ये किसको फॉलो करता था? कैपिटलिज्म. क्या था बेटा? कैपिटलिज्म. और ये किसको कर रहा था? कम्युनलिज्म. कैपिटलिज्म मीन्स प्राइवेट ओनरशिप. ठीक है. प्राइवेट ओनरशिप. प्राइवेट ओनरशिप का मतलब क्या बेटा? कि पूरे देश की जो भी इनकम है, जो भी पूंजी है, वो सारी की सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दी. हर एक तरीके से जो ना, हर एक की इनकम पे, इकोनॉमी पे जो है ना प्राइवेट ओनरशिप होगा. ठीक है. यहाँ पर जो था यूएसएसआर कम्युनलिज्म को सपोर्ट कर रहा था और इसका मतलब था पब्लिक ओनरशिप. मतलब क्या था कि यहाँ पर जो थे ये समाजवादी और ये जो पूंजीवादी थे. ठीक है. समाजवादियों का मतलब क्या था कि पब्लिक ओनरशिप, कि पूरे देश में यहाँ पर जो ना कम्युनिटी एग्रीकल्चर करवाई जाती थी, कि सामूहिक खेती, जिसके ऊपर पूरे सबकी इकट्ठी इनकम होगी और फिर जो प्रॉफिट होता था उसको इक्वल शेयर कर दिया जाता था. यानी कि सभी के ऊपर किसका अधिकार था? पब्लिकली, और यहाँ पर प्राइवेटली. तो दोनों की जो आइडियोलॉजी थी बेटा डिफरेंट डिफरेंट थी. क्या पढ़ा हमने? यहाँ पर ये डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा है, ये जो था सोशलिज्म और कम्युनलिज्म को फॉलो कर रहा है. अब इसके अकॉर्डिंग बेटा पूरे कोल्ड वॉर में पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में कर दिया, एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर. अब इसके साथ क्या कर रहा है कि इसने क्या किया? अब ये अमेरिका
और यूएसएसआर तो साथ में था ही, कुछ एशियन कंट्री इनके साथ थी, उसके साथ साथ पूरा जो यूरोप था, यूरोप को भी 2 पावर में कर दिया था। इसको बोला गया बेटा वेस्टर्न अलायंसेस, यानी कि यूरोप की जो वेस्टर्न यूरोप था वो कंट्रियां जो थी इसके साथ थी, और जो ईस्टर्न यूरोपियन की कंट्रियां थी वो इसके साथ थी, तो इसको ईस्टर्न अलायंसेस, यानी कि पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी अलग अलग हो गया। अब क्या किया बेटा, जो यहाँ पर यूएस के साथ जो कंट्रीज थी उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या दे दिया, नाटो। किसको फॉलो किया, किसने, यूएस ने किसको बनाया, नाटो को। नाटो कब बना, अप्रैल 1945 में। कब बनाया, अप्रैल 1945 में। और नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर बेटा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया, अप्रैल 1949 में, सॉरी 1945 नहीं 1949 में। कब बना, 1949 में नाटो। अब नाटो का क्या मतलब था बेटा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो मेंबर थे वो 12 स्टेट थे, यानी कि 12 कंट्रीज ने मिलके, यूएसए प्लस जो 12 कंट्रीज थी उन्होंने मिलके जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसका नाम क्या दे दिया, नाटो। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अप्रैल 1949। कितने मेंबर्स थे, 12 मेंबर्स थे। अब इनका मेन मोटिव क्या था, इनका एम था कि कोई भी कंट्री बेटा इधर से अगर किसी इस नाटो के किसी एक मेंबर कंट्री के ऊपर अगर वो करती है, हमला करती है, तो 12 के 12 कंट्री जो ना वो अपने ऊपर हमला मान के उसकी हेल्प करेंगे। इट मींस ये एक पूरा का पूरा वेस्टर्न जो अलायंसेस थे वो बना दिया था। अब जब इन्होंने बनाया तो यूएसएसआर कहाँ पीछे रहता, तो यूएसएसआर ने क्या बनाया, वार्सा पैक्ट। क्या बनाया, वार्सा पैक्ट। कब बनाया, 1955। ठीक है बेटा, इन्होंने नाटो बना दिया अप्रैल 1949 में और इन्होंने बनाया वार्सा पैक्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो है ना वही सेम इसका रीजन था कि जो भी ईस्टर्न अलायंसेस थे या जो भी देश सोशलिज्म और कम्युनलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे वो वार्सा पैक्ट के साथ हो गए, जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे वो सारे के सारे वेस्टर्न अलायंस में आगे यूएस को फॉलो करने लगे। ठीक है बेटा, अब पूरा वर्ल्ड 2 इक्वल पार्ट में बट गया, यूएस और यूएसएसआर, और दोनों ही देश ऐसे थे बेटा जो बहुत ज्यादा सुपर पावर थे, मेजर पावर फुल कंट्री कह सकते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा वेपन थे, मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा थी, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली दोनों ही कंट्रीज जो ना बहुत ज्यादा पावरफुल थी। ठीक है बेटा, अब क्या बात आती है कि ये तो इधर हो गया, अब इनके साथ साथ कुछ देश इसके साथ हो गए वर्ल्ड के, कुछ इनके साथ हो गए। लेकिन क्या होता है कि मैं एग्जांपल दूं, क्लास में अगर कोई टीम बनी हुई है, ठीक है, मान लो मैंने बना दी टीम ए टीम बी, तो कुछ बच्चे टीम ए को सपोर्ट करेंगे, कुछ बच्चे टीम बी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, टीम ए बी का मतलब है कि क्लास में कुछ बॉयज, स्पेशली बॉयज का ले, क्लास में कुछ बॉयज जो है ना वो शैतान होते हैं, कुछ शरीफ से होते हैं। अब कुछ तो जो ए ग्रुप था उसके साथ मिल गए, कुछ जो है बी ग्रुप था उसके साथ मिल गए, कुछ ऐसे होते हैं जो बीच के होते हैं बेटा, जो मीडियोकर होते हैं, जो ना उनके साथ हैं और ना ही उनके साथ हैं। अब उन दोनों के बीच होने का मतलब था कि सीधा सीधा उनमें कंफ्लिक्ट हो रहा है ए और बी में, लेकिन जो बीच के बच गए वो क्या करेंगे, ना वो ए को सपोर्ट करें ना ही वो बी को सपोर्ट करें, तो वो अलग हो गया। तो यहाँ पर भी पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी कुछ इनके साथ थी यूएस के साथ और कुछ यूएसएसआर के साथ थी। अब जो तीसरे बच्चे बेटा वो कौन से थे, जो वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुए, उसमें भी कुछ कंट्रीज थी, वो कौन कौन सी थी। सबसे पहली तो हमारा देश इंडिया, कौन था, इंडिया। दूसरा घाना, घाना कहां पर है, अफ्रीका में। तीसरा इजिप्ट, इजिप्ट भी अफ्रीका की कंट्री है। और इंडोनेशिया,
इंडिया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया और एक और बचा कौन सा, युगोस्लाविया। युगोस्लाविया। ठीक है बेटा, तो इंडिया, घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया और युगोस्लाविया जो थी वो कंट्री जो थी वो किसके साथ होगी, किसी के भी साथ नहीं हुई, ना यूएस के साथ और ना ही यूएसएसआर के साथ। तो अब अगर ये अलग हैं, ठीक है, इनको ईस्टर्न अलायंस बोल दिया, वेस्टर्न बोला गया, इनको ईस्टर्न बोला गया, तो कुछ ना कुछ तो नाम इनका भी रखा गया होगा जो वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुए। तो इनका क्या नाम दे दिया, इनका रख दिया बेटा नाम जो था इन पांचों कंट्रीज का कर दिया नाम। क्या बोलेंगे इसको, नाम। नाम का मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, क्या बोले बेटा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन कह सकते हैं, या जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो कंट्रीज थी उसका मतलब था कि नॉन अलाइनमेंट बेटा, नॉन अलाइनमेंट का मतलब था किसी भी गुट में शामिल ना होना, या हिंदी में इसको गुट निरपेक्ष बोलते हैं। गुट का मतलब दो मेजर ब्लॉक्स, ठीक है, और निरपेक्ष मतलब उनसे अलग रहना, यानी कि ना यूएस के साथ हुए और ना ही यूएसएसआर के साथ हुए, उन्होंने अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसका जो क्या था, जिसको क्या बोला गया, नाम। और इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वो कंट्रीज थी बेटा जो उस टाइम पर जो है ना कॉलोनाइज्म से इंडिपेंडेंस हुई थी। ठीक है, हम जानते हैं कि 1945 में, मैंने आपको बताया 1945 में जो ना कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग होगी, और इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ, वी गॉट इंडिपेंडेंट 1947। ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड में इंडिया, घना, इजिप्ट और ये नए नए जो ना बेटा उपनिवेशवाद से, या ये कह सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म से ये इंडिपेंडेंस हुए थे। और इनका मानना था कि अभी तो हमने इंडिपेंडेंस ली है, अभी तो हम स्वतंत्र हुए, और अगर हम इनके साथ मिल गए तो इट मीन्स हमें उनकी गुलामी करनी है, और इनके साथ मिले तो इनकी करनी है। इसलिए ये कंट्री जो ना किसी भी गुट में या किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं हुई, जिनको बोल दिया नाम। क्लियर बेटा, आपको कोल्ड वॉर की दोनों अलग अलग पावर, किसमें ये कैपिटलिज्म, ये कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे, ये जो है वेस्टर्न अलायंस थी, ये ईस्टर्न अलायंस। यहाँ पर क्या बनाया, वेस्टर्न अलायंस ने क्या बनाया, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने वार्शा पैक्ट 1955, और ये जो था आपका 1949। अब अगला जो टॉपिक है बेटा वो है आपका लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस मींस प्रतिरोध, प्रतिरोध की भावना जो होती है उसको बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन समझेंगे हम, और फिर इसके बारे में मैं डीपली कराऊंगी। लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या था बेटा, बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएटिव वॉर। क्या बोल रहा है बेटा, बोथ साइड हैव कैपेसिटी, दोनों ही साइड, यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही साइड, दोनों में कैपेसिटी थी कि वो जो है ना एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं, बट एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, ये भी जानते थे दोनों कि अगर यूएस ने यूएसएसआर पे अटैक किया तो भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि इसके पास भी न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा थी। अगर इन्होंने इनके सामने किया, इसके ऊपर किया, तो यहाँ पर भी थी। तो जो पॉलिटिशियन है बेटा उनका मानना ये है कि अगर दोनों में से कभी भी एक जो ना डेटरेंस की भावना थी आपस में कि अगर होगा तो युद्ध होगा भी, तो एक दूसरा जो ना कोई भी ग्रुप जो ना उसको एफर्ट नहीं कर पाएगा, कि इतना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि हम उसको थर्ड वर्ल्ड वॉर को कहने से नहीं रोक सकते। ठीक है, यही रीजन था कि जब ये कोल्ड वॉर हो रहा था बेटा लगभग 45 सालों तक, तो कई बार ऐसी सिचुएशन बनी कि सेनाएं आमने सामने आई और पब्लिक के सामने ये ऑप्शन था कि अगर गलती से भी किसी ने मजाक में भी कोई मिसाइल छोड़ दी या किसी ने किसी के ऊपर हमला कर दिया, तो तीसरे वर्ल्ड वॉर को शुरू होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसी की तरह जो ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंपैरिजन में थर्ड वर्ल्ड वॉर और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता। और अभी जो वो था, मानव सभ्यता को का विनाश होने से कोई भी नहीं बचा सकता। ठीक है बेटा, तो ये था लॉजिक ऑफ डेटरेंस, और ये हमने पढ़ा कोल्ड वॉर एरा में कौन कौन सी जो ना आइडियोलॉजी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।